औद्योगिक क्रांति यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यूरोप में 11वीं शताब्दी के पश्चात वाणिज्यवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादी विचारधारा एवं व्यक्तिगत संपत्ति का विचार लोकप्रिय हुआ, जिससे 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक क्रांति को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इससे पूर्व हमें इसकी जो पृष्ठभूमि बनी वाणिज्यवाद, इस वाणिज्यवाद को समझना जरूरी होता है। वाणिज्यवाद, जिसको मर्केंटाइल थ्योरी भी कहते हैं, कोलबर्टवाद भी कहते हैं, चूँकि इस अवधारणा ने यूरोप को इतना अधिक प्रभावित किया कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब व्यक्तिगत संपत्ति का विचार लोकप्रिय हुआ, मानववादी विचारधारा लोकप्रिय हुई, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिला, तो इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी विचारधारा भी लोकप्रिय हुई। अब मनुष्य श्रम करने लगा और श्रम के साथ साथ ही वो पूंजी और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति पर भी अब भरोसा करने लगा। ऐसे में हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी के पश्चात जब ये विचारधारा लोकप्रिय होने लगी, वाणिज्यवादी विचारधारा, तो इसके परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला। वाणिज्यवाद एक राष्ट्रीय विचारधारा थी, जिसके अंतर्गत यह राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी। इसमें कृषि के स्थान पर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया गया। व्यापारिक संरक्षण की नीति राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई। चूँकि ये राष्ट्रीयवादी विचारधारा थी, इसमें अंतर्राष्ट्रीयता का अभाव था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विचारधारा हम इसमें नहीं देखते। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जैसी विचारधाराएं लोकप्रिय हुई, इनको प्रोत्साहन मिला, जिससे औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। आप सभी को पता है कि भारत में जब वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली नाविक था, ये जब भारत में आया तो इसके पीछे पीछे हॉलैंड के डच भी आए और अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आए। तो ये एक तरह से औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा इन राष्ट्रों के मध्य शुरू हुई, जिसका परिणाम आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक स्वरूपों में हमारे सामने आया। तो ये औद्योगिक क्रांति है क्या? वाणिज्यवाद ने इसको किस तरह से यूरोपीय राष्ट्रों में लोकप्रिय बनाया, ये सभी जानना हमारे लिए आवश्यक है। औद्योगिक क्रांति को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। औद्योगिक क्रांति, चूँकि इसमें दो शब्द समाहित हैं, औद्योगिक चूँकि उद्योग धंधों से संबंधित है, और दूसरा है क्रांति शब्द। क्रांति शब्द का विचार जब भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक ही विचार आता है कि इसमें रक्त रंजित क्रांति होगी, रक्तपात हुआ होगा, लोग आपस में लड़े होंगे, युद्ध हुआ होगा। परंतु औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ था, उद्योग धंधों से संबंधित थी। और इसको हम साधारण रूप से समझें तो इसमें हाथ के श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया था। श्रम के स्वरूप में परिवर्तन आया था। हम देखें तो पुरातन काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक, चाहे यूरोप हो या अन्य कोई राष्ट्र हो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जो काम करता था वो हाथों से करता था। श्रम और पशु का जो काम था वो हाथों से किया जाता था। मनुष्य पशुओं के माध्यम से या अपने हाथ के श्रम के माध्यम से उत्पादन कार्य करता था। परंतु 18वीं शताब्दी के पश्चात इस हाथ का स्थान ले लिया मशीनों ने। अब मनुष्य के हाथ की श्रम शक्ति का स्थान मशीनी शक्ति ने ले लिया। इस औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यदि हम देखें तो 1833 ईस्वी में फ्रांसीसी नेता लुई ब्लांक ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। चूँकि ये क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से शुरू हुई थी और इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो हम ये देखेंगे कि इस क्रांति ने सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों शुरुआत की। इन सारे कारणों की चर्चा यहाँ पे की जाएगी, परंतु सबसे पहले हम इस औद्योगिक क्रांति का अर्थ देखेंगे और क्या परिभाषाएं हैं इससे संबंधित, इन सभी पर चर्चा यहाँ पे की जाएगी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ घरेलू उत्पादन प्रणाली को कारखानों की उत्पादन प्रणाली में बदल देने से है।
इतिहास का आर्नोल्ड टॉयनबी ने 1884 में सबसे पहली बार अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इस शब्द का प्रयोग किया, इसे लोकप्रिय बनाया। उनके अनुसार 18वीं शताब्दी में विज्ञान एवं तकनीकी के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तन हुए और यह परिवर्तन इतनी तेजी से हुए थे, इतने तीव्रगामी थे कि इसके लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाना ही समुचित था। इस तरह हम देखें तो इतिहास का आर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहली बार हमें औद्योगिक क्रांति शब्द से परिचित करवाया। इतिहास का एब्रेनी ने भी एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप, जो इनकी रचना है, इसमें इन्होंने इस शब्द के लिए क्रांति शब्द को ही चुना और औद्योगिक क्रांति को ही उन्होंने इसके लिए उपयुक्त माना। और स्ट्रॉब ने भी स्टडीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म में इसके लिए क्रांति शब्द को उपयुक्त बताया। और इनके अनुसार उस समय जो उद्योग धंधों में परिवर्तन हुआ, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, इन सब के पीछे हम क्रांति शब्द को ही काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से इतिहासकारों ने, विचारकों ने, सभी ने औद्योगिक क्षेत्र में जो जो परिवर्तन हुए और क्रांतिकारी जो परिवर्तन उनको दिखाई दिए, उसके लिए उन्होंने इसके लिए औद्योगिक क्रांति शब्द को ही उपयुक्त माना। इस तरह से हम देखें कि 18वीं शताब्दी के मध्य में उत्पादन, निर्माण प्रणालियों तथा श्रमिकों के स्तर में जो परिवर्तन हुए, जो इंग्लैंड से प्रारंभ होकर यूरोप एवं विश्व में दिखाई दिए, इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वप्रथम इंग्लैंड में उदित हुई और शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप में, विश्व में ये फैल गई। इससे उद्योग और व्यापार में तो प्रगति हुई ही, अतः उत्पादन तथा यातायात की प्रक्रियाओं में सामान्य रूप से परिवर्तन आना शुरू हुआ। ये सभी औद्योगिक क्रांति है। इसमें शारीरिक श्रम के स्थान पर वैज्ञानिक आविष्कारों एवं नवीन तकनीकों से मशीनरी श्रम का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उद्योग, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वाष्प शक्ति इंजन, संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप, चूँकि वाणिज्यवाद ने, अभी मैंने बताया कि इसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को विकसित किया। वाणिज्यवादी अवधारणा ऐसी थी जिसके 3 स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। इसका पहला स्वरूप हम देखें वाणिज्यवादी विचारधारा का, जिसमें वाणिज्यवादी पूंजीवाद को विकसित किया गया था, जिसमें वाणिज्य के माध्यम से, अर्थात जो उद्योग धंधे किए जा रहे थे, जो व्यापार किया जा रहा था, उसके माध्यम से सोना चांदी प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी अपने देश में लाना इस वाणिज्यवादी पूंजीवादी विचारधारा का उद्देश्य था। इसका दूसरा स्वरूप हम देखें तो औद्योगिक पूंजीवाद के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें इसका एक स्वरूप हमने देखा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करें और भारत में आकर अपना तैयार माल खपाए। ये औद्योगिक पूंजीवाद का दूसरा रूप था। तीसरा रूप हम वाणिज्यवाद का देखें तो ये वित्तीय पूंजीवाद के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें पूंजी का निवेश कर नवीन उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे थे। जैसे हम देखें कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत में रेलों का विकास किया, नई नई रेल लाइनें बिछाई, सड़कें बिछाई, यातायात के साधनों का विकास किया। तो एक तरह से वित्तीय पूंजीवाद का रूप था, जिसमें वो अपनी पूंजी का निवेश यहाँ पर कर रहे थे और उससे लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस तरह से हम देखें तो वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विकास हुआ और पूंजीवाद में भी हमने देखा औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद और वाणिज्यवादी पूंजीवाद। इन 3 स्वरूपों में हमें पूंजीवाद दिखाई दिया। वाणिज्यवाद और पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। चूँकि उद्योगों के लिए धन की आवश्यकता पूरी हो रही थी, कच्चा माल आसानी से मिल रहा था, भूमि और श्रम आसानी से उपलब्ध हो रहे थे, तो नवीन उद्योग धंधों को जब प्रोत्साहन मिला तो इससे औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित हो सकी। इस तरह से हम देखते हैं कि 1750 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सूती वस्त्रों से शुरू हुई,
जो कि इसका प्रथम चरण था। और 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण हमें दिखाई देता है वह विश्व में विद्यमान है। इस तरह से औद्योगिक क्रांति अभी भी विश्व में अपना स्वरूप बनाए हुए हैं। अब ये औद्योगिक क्रांति के मूल तत्व क्या थे, इसकी चर्चा भी यहाँ पे कर ली जाए। मशीनीकरण और वाष्प शक्ति का उपयोग इस क्रांति के दो आधार स्तंभ थे। अर्थात चूँकि हमने अभी बात की कि मशीनों का जो स्थान है वो स्थान उन्होंने हाथ के श्रम को लिया। हाथ के श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग होने लगा। चूँकि मशीनों के लिए शक्ति की ज़रूरत थी और वो शक्ति वाष्प शक्ति हो सकती है, विद्युत शक्ति हो सकती है, तेल हो सकता है या ऊर्जा संसाधन कोई सा भी हो सकता है। तो इसमें हम देखें मशीनीकरण और वाष्प शक्ति के प्रयोग से औद्योगिक क्रांति को प्रगति मिली। इसमें हस्त उद्योग का स्थान मशीनों ने ले लिया। ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग होने लगा। पूंजी की उपलब्धि और बैंकिंग पद्धति का विकास भी इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिला। तकनीकी विकास, यातायात के साधनों का विकास हुआ, श्रम और अधिक उत्पादन का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ, कम मानव और पूंजी की अधिक उपलब्धता, ये सब संभव हो पाया। संगठित व्यापारिक तंत्र का विकास हुआ, भूमि, श्रम एवं पूंजी का कुशलता से उपयोग संभव हो पाया, औपनिवेशिक विस्तार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। अब हम वाणिज्यवाद से इसकी तुलना करें तो वाणिज्यवाद एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र के विकास पर बल दिया गया था। परंतु औद्योगिक क्रांति को यदि हम देखें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीयता का विचार था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बल दिया गया था और इसके विकास के साथ साथ इसमें वृद्धि भी संभव हो पाई थी। औद्योगिक क्रांति के कारणों की यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो औद्योगिक क्रांति जैसे कि यूरोप में ये शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी में 1750 से 1850 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड में ये हमें दिखाई देती है। तो इस औद्योगिक क्रांति के उदय होने के पीछे क्या कारण थे। सर्वप्रथम हम देखें तो पुनर्जागरण जो आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। विश्व इतिहास में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप अनेक परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन हमें आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के रूप में भी दिखाई देता है। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन का विकास संभव हो पाया, मानववाद का विकास हुआ, तर्क और विवेक का विकास हुआ, बुद्धिवाद का विकास हुआ, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का विकास हुआ। इन सब के परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने इस जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप जब मनुष्य के सोचने समझने की, बुद्धि की, इन सभी की क्षमता का विकास हुआ तो उसने अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान देना शुरू किया। ऐसे में हम देखते हैं जब व्यक्तिगत संपत्ति की विचारधारा लोकप्रिय हुई तो इसके परिणाम स्वरूप अब उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का ये मुख्य कारण माना जाता है पुनर्जागरण, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पृष्ठभूमि निर्मित हुई। इसी तरह हम देखें तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि देशों ने नए नए देशों की खोज करना शुरू किया तो इनमें आपस में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, नए नए उपनिवेश स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके अपना तैयार माल खपाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। तो इन भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप नए नए राष्ट्रों का आपस में मिलन होने लगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों का विकास संभव हो पाया। आगे हम देखें तो चूँकि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप और नवीन तकनीकी के परिणाम स्वरूप, वैज्ञानिक अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप कृषि का भी विकास संभव हो पाया। 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य का समय यदि हम देखें तो इस समय में वृहद पैमाने पर कृषि उत्पादन होने लगा। जब कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होने लगा तो इसको खपाने की भी चिंता होने लगी और वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप जब साम्राज्यवादी दौर शुरू हुई, नए नए उपनिवेश स्थापित हुए तो इस वृहद पैमाने पर जो कृषि उत्पादन होने लगा था, इससे जो सामान तैयार होने लगा था, इसके परिणाम स्वरूप अब उद्योग धंधों का भी विकास होना संभव हो पाया था। तो कृषिगत क्रांति से भी औद्योगिक क्रांति की
नींव रखी गई। इंग्लैंड में जो महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है जिसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी, वो थी जनसंख्या की क्रांति, जिसको हमने जनांगीय क्रांति का नाम दिया। इंग्लैंड में 1750 ईस्वी के पश्चात तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस जनसंख्या में वृद्धि होने से श्रम शक्ति आसानी से उपलब्ध होने लगी। जनसंख्या बढ़ी तो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। मांग बढ़ी तो अधिक उत्पादन की आवश्यकता महसूस होने लगी। अधिक उत्पादन की मांग होने लगी तो हाथों से ये पूर्ति संभव नहीं थी, इसलिए अब ऐसी चीज़ों की आवश्यकता हुई जो हाथ के स्थान पर मशीनों से सामान का उत्पादन करके शीघ्रता से इस मांग की पूर्ति की जा सके। इसलिए इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही इस क्रांति की नींव रखी गई और औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। तीसरा चौथा जो परिवर्तन हम देखते हैं वो है व्यवसायिक या वाणिज्यिक क्रांति के रूप में, जो 16वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजी में वृद्धि हुई, जिसका प्रयोग नए उद्योगों की स्थापना में होने लगा। इसके माध्यम से चूँकि व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस मध्यम वर्ग ने नए नए प्रयोगों के माध्यम से नए नए उद्योग धंधों की स्थापना में अपना सहयोग दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भौतिक वस्तुओं की जब मांग बढ़ने लगी तो वाणिज्यवादी अवधारणा का विकास होने लगा, और वाणिज्यवादी अवधारणा का विकास होने से उपनिवेशों की मांग बढ़ने लगी। और उपनिवेश चूँकि इस वाणिज्यवादी विचारधारा का सबसे लोकप्रिय जो नारा था वो ये था कि उपनिवेश मात्र देश के लाभ के लिए होते हैं, अर्थात साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप जिन राष्ट्रों का कमज़ोर राष्ट्रों पर अधिकार हो जाता था, उसके उपनिवेश बन जाते थे, वहाँ उपलब्ध संसाधन, चाहे वो श्रम शक्ति हो, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो पूंजी हो, तो उस साधनों पर अब मात्र देश का अधिकार हो जाता था। जैसे उदाहरण है आप लोगों के सामने इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने जब भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो उसने यहाँ के संसाधनों का प्रचुर दोहन किया, और इसे हम दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम देखें तो वाणिज्यवादी अवधारणा के परिणाम स्वरूप उपनिवेशों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की विचारधारा लोकप्रिय हुई, और इसने भी औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। 17वीं 18वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि राष्ट्र आपस में निकट आ गए। राष्ट्र जब आपस में निकट आ गए, व्यापारिक विकास होने लगा, आपस में व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। अब राष्ट्र अपने उद्योग धंधों का विस्तार करने लगे। इन सारे कारणों ने मिलकर औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित करी और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास संभव हो पाया। अब हम ये चर्चा करें कि यह